डाल दिए। रेखीय आवर्धन तुम लोग पढ़े हो दर्पण में, पढ़े हो कि नहीं? इसमें भी देखो सेम वही होगा। परिभाषा तो सबको पता होगी जो दर्पण में पढ़े थे। रेखीय आवर्धन क्या होता है? वस्तु की लंबाई, उल्टा होता है ना, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है ना? यम से प्रदर्शित करते हैं। यम बराबर जो प्रतिबिंब की लंबाई होती है उसे हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं और वस्तु की लंबाई को ओ से। और दर्पण में एक और फार्मूला बताया गया था इसी के बराबर, -v/u। इसमें क्या होता है, माइनस बस नहीं होता है, +v/u हो जाता है। ठीक है ना? ये है लेंस के रेखीय आवर्धन का सूत्र। ये किसके आवर्धन का सूत्र है? लेंस का। ठीक है ना? अब इसी का हम लोग प्रूफ करेंगे कि ये है क्या। अच्छा, रेखीय आवर्धन होता क्या है, काम क्या करता है, ये तो मैं बताया था दर्पण में। सेम वही काम यहाँ भी करेगा। ऐसा नहीं है कि इसका काम चेंज हो जाएगा। जो काम वहाँ करता था वही काम यहाँ भी करेगा। वहाँ पे क्या काम करता था मैं बताया था, अगर यम की वैल्यू, इसका कार्य क्या बताया था, यम बताता है कि वस्तु से प्रतिबिंब कितने गुना बड़ा बना या कितने गुना छोटा बना, यही बताया था। अब कैसे पता लगाएंगे कि बड़ा बना कि छोटा बना? तो अगर यम की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, अगर यम की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो हम बोलेंगे प्रतिबिंब कैसा बना, वस्तु से बड़ा। उसकी प्रकृति में छोटा बड़ा जो प्रकृति होती है उसमें हम बता सकते हैं, अगर यम का मान 1 से ज़्यादा आता है तो प्रकृति में उसका छोटा बड़ा में क्या बताएंगे, बड़ा। उसके बाद अगर यम की वैल्यू =1 आती है तो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। और यम की वैल्यू <1 आती है तो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। ठीक है ना? ये चीज़ पहले से पढ़ाया गया है। हमको यहाँ पे क्या समझना है कि ये आया कहाँ से। ठीक है ना? इसका डेरिवेशन समझना है ना। तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे, अब प्रूफ करते हैं। इसके लिए कोई भी उत्तल लेंस का एक स्थिति उठा लो। ठीक है ना? बस वास्तविक वाला उठाना, आभासी वाले से भी आ जाएगा। तो एक उत्तल लेंस वाला भी सिद्ध कर लेते हैं और अवतल लेंस वाला भी सिद्ध कर लेते हैं, दोनों से सिद्ध कर देते हैं। जिससे चाहो उससे कर सकते हो। तो मैं दोनों से बता देता हूँ, जो आसान लगेगा उससे करना तुम लोग। ठीक है ना? पहले हम लोग किसके लिए सिद्ध करते हैं, उत्तल लेंस के लिए। किसके लिए? उत्तल लेंस के लिए। रेखीय आवर्धन का सूत्र दोनों के लिए सेम होगा। पहला प्रूफ करेंगे उत्तल लेंस के लिए, फिर किसके लिए करेंगे, अवतल। तो सबसे पहले एक उत्तल लेंस बनाते हैं। ये उत्तल लेंस हो गया। इधर क्या होगा, 2f1 और इधर क्या होगा, 2f2, ऊपर लिख लेते हैं। और इन दोनों से होकर जाने वाली रेजु रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। ये क्या होता है, द्वारक। और यहाँ पे क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र। इन दोनों के एकदम बीच में क्या होता है, f1। और इन दोनों के एकदम बीच में क्या होगा, f2। ठीक है? अब हम कोई भी स्थिति ले लेते हैं। मान लो ये वाली स्थिति छोड़ा के, लास्ट वाली 6वें की, प्रकाशिक केंद्र और f1 के बीच जब वस्तु स्थित होती है, वो वाली छोड़ा के और कोई भी ले सकते हैं। तो इसके बाद इधर कहीं स्थित करा लो, या इसके बाद करा लो, या इसी पे करवा लो, जहाँ चाहे वहाँ करवा सकते हो। ठीक है?
तो मैं यहाँ पे वस्तु को स्थित करवा रहा हूँ। ये कौन सी स्थिति है? दूसरी वाली, जब वस्तु अनंत और कहाँ स्थित हो, या 2F1 के बीच। इसका नाम है ए बी। अब कैसे इसका प्रतिबिंब हम लोग प्राप्त करते थे? पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से जाती थी, और दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से निकालते थे। फोकस से भी निकाल दोगे तो यहाँ से जाके समांतर हो जाएगी, तब भी वहीं जाके काटेगी, ठीक है ना। तो हम लोग कहाँ से निकाल सकते हैं? प्रकाशिक केंद्र से भी निकाल सकते हैं और फोकस से भी ला सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी के लिए कहाँ से लेके गए हैं? प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। और ये दोनों जहाँ एक दूसरे को कट करेंगे वहीं प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, इसको सीधा कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कट किया ना, तो ये प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश, इससे छोटा बनता है, ठीक है ना। छोटा लग रहा है कि नहीं? इसकी प्रकृति कैसी होती है? हाँ, उल्टा वास्तविक वस्तु से छोटा, ठीक है ना। बाकी इसकी प्रकृति से हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको फार्मूले से लेना देना, ठीक है। तो फार्मूला प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसका नाम कुछ रख देते हैं, ये ए है, ये बी है, सी नहीं ना इसमें कहीं दिख रहा है, ये पॉइंट का नाम सी रख देते हैं, और बाकी तो सबका नाम रखा ही हुआ है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज है ए बी ओ और एक त्रिभुज है ए डैश बी डैश ओ। बस इसी दोनों त्रिभुजों को हमको समरूप दिखाना है, और समरूप जब दो त्रिभुज हो जाते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। जैसे ही संगत भुजाओं का अनुपात बराबर लोगे वैसे ही ये सिद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। ज़्यादा मेहनत नहीं है, ज़्यादा मेहनत लेंस वाले सूत्र में थी। तो पहला त्रिभुज ये वाला लेते हैं, त्रिभुज ए बी ओ में, त्रिभुज ए बी ओ तथा दूसरे का नाम क्या है? त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ में। पहला ये दिखा देते हैं 90-90 बराबर, ये दोनों बराबर होगा ना। कोण ए बी ओ, कोण ए बी ओ बराबर कोण ए डैश बी डैश ओ। क्यों बराबर है? प्रत्येक 90 अंश। और दूसरा हम लोग दिखा देते हैं ये वाला शीर्षाभिमुख कोण, दिखा सकते हैं कि नहीं? कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर कोण ए डैश ओ बी डैश। ये क्यों बराबर है? शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है ना। तो दो कोण बराबर, तो हम दोनों त्रिभुज को क्या कर सकते हैं? समरूप। तो कहेंगे एंगल एंगल से त्रिभुज ए बी ओ और त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ क्या है? समरूप है। एंगल एंगल से त्रिभुज ए बी ओ और त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ क्या है? समरूप है, ठीक है ना। एंगल एंगल से दोनों त्रिभुज क्या हो गए? तो जब समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर। तो ए बी की संगत भुजा इसमें कौन होगी? ए डैश बी डैश। तो ए बी बटे हम लोग क्या ले लेंगे? ए डैश बी डैश बराबर, इसकी तो लंबाई से हमको कोई लेना देना नहीं है, पता नहीं कितना होती है, ठीक है। लेकिन ये लंबाई हमको पता है, ओ बी बटे ओ बी डैश, क्योंकि इसकी संगत भुजा है ना होगी। ये लंब था तो ये भी लंब है, और ये आधार है तो ये भी आधार है इस वाले त्रिभुज के लिए, है कि नहीं। तो ओ बी बटे क्या लिखेंगे? ओ बी डैश, ठीक है ना। अब चित्र में हम सबकी लंबाई को जानते हैं, कौन कौन सी किसकी दूरी है। जैसे प्रकाशिक केंद्र से वस्तु तक की दूरी को क्या कहते हैं? यू, वस्तु की दूरी कहते हैं कि नहीं। और इस प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब तक की दूरी को क्या कहते हैं? वी, केवल वी, प्रतिबिंब की दूरी। ये वस्तु की लंबाई है, इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? ओ से। और ये प्रतिबिंब की लंबाई को आई से,
यहाँ से यहाँ तक प्रतिबिंब है, ठीक है ना। तो अगर हम चित्रानुसार लिखें, चित्रानुसार चिन्ह परिपाटी लगा के लिखेंगे, ठीक है ना। ए बी बराबर कितना है, ए बी की लंबाई कितनी है ओ, और धनात्मक ही होगी क्योंकि ऊपर की साइड है, ऊपर प्लस वाई अक्ष होता है ना, तो चिन्ह परिपाटी से ये दूरी हम किस में लेंगे, प्लस में। उसके बाद क्या है, ए डैश बी डैश, ये रहा ए डैश बी डैश, ये आई है लेकिन नीचे की साइड है तो माइनस वाई अक्ष पे जा रहा है, तो इसका चिन्ह क्या आएगा, माइनस आई, ठीक है। उसके बाद क्या है, ओ बी, ओ बी इक्वल टू क्या है, ओ से बी कितना है यू, और इधर माइनस एक्स अक्ष होता है ना, तो ये माइनस में लेंगे, माइनस यू। और ओ बी डैश कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक v, और ये प्लस पे है तो प्लस में ही रहेगा, रहेगा ना। अब ये मान सब उसमें रखते हैं ऊपर, ए बी की जगह हमको क्या रखना है ओ, और ए डैश बी डैश की जगह क्या रखना है माइनस आई, बराबर ओ बी की जगह माइनस यू बटे वी, ठीक है ना। माइनस से ये माइनस को इधर भेजेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, होगा कि नहीं। और इसको उल्टा भी कर लेते हैं, तो आई बटे ओ बराबर वी बटे क्या बचेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो गया, यही जो आया यही हमारा आंसर है, ठीक है ना। अब इसी के अनुपात को हम क्या बोल देते हैं, रेखीय आवर्धन लिखेंगे। अतः रेखीय आवर्धन यम बराबर आई बटे ओ बराबर वी बटे यू। प्रूफ हो गया कि नहीं। एकदम सेम काम यही अवतल लेंस में भी करना है, ठीक है। जैसे उत्तल लेंस में किए की स्थिति बना के, उसी तरह अवतल लेंस में भी कोई स्थिति बना लो, ठीक है ना। और उसके बाद यही सेम तरीका लगाओ, दो त्रिभुज समरूप दिखाओ, अनुपात बराबर लो, सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। करते हैं उसको भी। उत्तल लेंस के लिए हो गया, अगली हेडिंग क्या रहेगी, अवतल लेंस के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक अवतल लेंस बनाएंगे, ये अवतल लेंस हो गया। इधर क्या होगा 2f1 होगा कि नहीं, इधर क्या होगा 2f2, ये क्या हो गया मुख्य अक्ष, ये क्या हो गया द्वारक, और इसको क्या बोलेंगे, इधर क्या होगा और इधर क्या होगा f2। एक वस्तु स्थित करा लेते हैं, जहाँ चाहे वहाँ करा लो, हमेशा एक ही प्रकृति मिलती है उसकी, दो ही स्थितियाँ होती है ना इसमें। तो यहाँ पे हम लोग वस्तु को स्थित कराएं, इसका नाम क्या रख दिए। तो पहले प्रकाश की किरण कैसे लेंगे, मुख्य अक्ष के, तो ये प्रकाश की किरण तो फैल जाएगी, लेकिन जब पीछे बढ़ाएंगे तो ये कहाँ से जाएगी, फोकस से। जब पीछे बढ़ाएंगे तो ये कहाँ से जाएगी, इसको जब ऐसे पीछे बढ़ाएंगे तो ये कहाँ से जाएगी, फोकस से। और दूसरी प्रकाश की किरण हम लोग कहाँ से ले लेते हैं, प्रकाशिक केंद्र से। ये गई सीधे, तो ये तो सीधे ही निकल जाएगी ना। तो जहाँ कट करेंगे एक दूसरे को यही प्रतिबिंब मिलेगा। यहाँ पे कट किया है तो ये प्रतिबिंब प्राप्त हुआ ए डैश बी डैश, ठीक है ना। इसका नाम क्या रख देते हैं सी, यहाँ भी सी ही रखा गया था ना, वहाँ भी क्या रख दिए सी। अब जैसे यहाँ पे हम लोगों ने ये वाला त्रिभुज लिया था ए ओ बी, उसी तरह यहाँ भी लेंगे ए ओ बी, बस दूसरा त्रिभुज हमारा लेफ्ट राइट साइड में था ए डैश बी डैश ओ, इसमें वही त्रिभुज लेफ्ट साइड में ही आ जा रहा है ए डैश बी डैश ओ। आ रहा है नहीं, लेना वही दोनों त्रिभुज है जो पहले ले रहे थे, अब भी वही लेना है, ठीक है। दूरियां यहाँ पे पहले ही दिखा देते हैं। ये वस्तु है तो प्रकाशिक केंद्र से वस्तु तक की दूरी को क्या बोलेंगे यू, प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब तक की दूरी को क्या बोलेंगे वी, ये हमारा ओ होगा वस्तु की लंबाई, और ये प्रतिबिंब बहुत छोटा सा बना है, इसकी लंबाई को हम क्या नाम देंगे आई, ठीक है ना।
करना वही चीज़ है जैसे दोनों त्रिभुज को दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाया गया था यहाँ पे, वैसे ही सेम इसमें भी दिखाना है। और सेम परिमाण नहीं मिलेगा इसमें, लेकिन जैसे एक तो 90-90 मिलेगा, लेकिन दूसरा वाला थोड़ा सा अलग मिलेगा, ठीक है ना। देखो क्या मिलता है, त्रिभुज ए बी ओ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ में। पहला प्रमाण तो हम 90 वाला ही दिखा देते हैं, ये और ये 90-90 अंश का है कि नहीं। एक ये वाला त्रिभुज है और एक ये छोटा वाला दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं, इतना बड़ा है। तो इसमें भी तो यहाँ 90 अंश बन रहा है, तो ये 90 और ये 90 क्या होगा, बराबर। तो कोण ए बी ओ, कोण ए बी ओ बराबर कोण ए डैश बी डैश ओ। क्यों बराबर है, प्रत्येक 90 अंश का है, समकोण है। दूसरा ये वाला कोण देखो, ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण इस बड़े वाले त्रिभुज में भी है, ए बी ओ में भी है, और ये ए डैश बी डैश ओ में भी है, छोटे वाले में भी है, दोनों में है ना। तो जो चीज़ दोनों में होती है उसको उभयनिष्ठ बोला जाता है, कॉमन बोला जाता है, बोला जाता है कि नहीं। कॉमन लेने जाते हो तो जो दोनों चीज़ें सेम होती हैं वही कॉमन मिलती है ना। दो चीज़ों में अगर कॉमन ले रहे हो तो दोनों में एक चीज़ सेम होगी, वही कॉमन मिलेगा। तो इसमें कौन सेम है, ये कोण बड़े वाले में भी है और छोटे वाले में भी है, तो ये दोनों में, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, उभयनिष्ठ है। हिंदी में उभयनिष्ठ बोलते हैं कॉमन को, ठीक है ना। तो कोण ए ओ बी बराबर कोण ए डैश ओ बी डैश, क्यों बराबर है, उभयनिष्ठ है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों में है। तो फिर दो कोण बराबर हो गए तो हम बोलेंगे एंगल एंगल से दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। एंगल एंगल से त्रिभुज ए बी ओ, त्रिभुज ए बी ओ समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ। तो जब दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो फिर संगत भुजाओं का अनुपात क्या करेंगे, बराबर ले लेंगे। इसलिए यहाँ भी लगा लेते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ए बी बटे ए डैश बी डैश होगा कि नहीं, ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर ओ बी बटे ओ बी डैश होगा कि नहीं, जैसे उसमें आया है सेम वही आ रहा है, ओ बी बटे ओ बी डैश, ठीक है ना। अब फिर वही चित्रानुसार, ए बी बराबर क्या है, जो यहाँ पे था ए बी बराबर वही यहाँ भी है, देखो ओ, तो लगभग सेम एक ही चीज है, अलग ज़्यादा कुछ नहीं है। ए डैश बी डैश क्या है, वी बता रही है, ए डैश बी डैश ऐसे है ना, ये आई है और ये भी ऊपर ही इस बार है। इसमें क्या हो रहा था, आई नीचे आ जा रहा था, तो देखो माइनस में लिया गया, क्योंकि माइनस वाई एच नीचे की साइड होता है। इसमें प्रतिबिंब ऊपर ही बना, सीधा बना है ना, सीधा और आभासी और वस्तु से छोटा। तो सीधा बना है तो मतलब प्लस वाई एच पे ऊपर की साइड ही बना है, तो प्लस पे है तो प्लस में ही रहेगा, यहाँ माइनस में था, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, ओ बी, ओ बी कितना है, ओ बी कितना यू, और इधर है माइनस वाले एच पे, तो क्या लिखेंगे, माइनस यू। और ओ बी डैश कितना है, माइनस वी ही होगा, क्योंकि ये भी इधर ही इस बार है, इसमें उधर था ना वी, लेकिन इस बार इसमें इधर ही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस। अब रखो ए बी की जगह ओ रखेंगे, बटे ए डैश बी डैश की जगह बराबर ओ बी की जगह माइनस यू, और ओ बी डैश की जगह माइनस वी, माइनस से माइनस कट जाएगा, और यहाँ पे बचेगा क्या, ओ बटे आई बराबर यू बटे वी। इसको उल्टा करेंगे तो फिर आ जाएगा आई बटे ओ बराबर वी बटे यू, यही उस बार भी आया था ना, है ना आया है। तो इसीलिए इसी को लिख देंगे, अतः रेखीय आवर्धन यम बराबर आई बटे ओ बराबर वी बटे यू, ये हो गया रेखीय आवर्धन का सूत्र। बोलो समझ में आया। अब बचा है बस दो लेंसों का संयोजन,
मतलब एक लेंस के साथ दूसरे लेंस को भी उसी के बगल में रख दिया जाए, तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तब उसकी फोकस दूरी क्या होगी, ये निकालना है। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, ठीक है ना। इसके बाद हमको क्या पढ़ना है, संयुक्त लेंस की एक फोकस दूरी, मतलब दो लेंसों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो फोकस दूरी क्या होगी। तो उसके लिए क्या करना है, हमको लेंस सूत्र का यूज करना होगा। लेंस सूत्र क्या होता है, लेंस सूत्र पढ़ाया गया है ना। हाँ, लेंस सूत्र का यूज करेंगे। लेंस सूत्र होता है 1/F बराबर, इसी का यूज करते हैं। छोटा सा ही डेरिवेशन है, कर देते हैं उसको भी, ठीक है, फिर समझ लो खत्म ही है चैप्टर। हेडिंग रहेगी संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। अगर हमारे पास एक लेंस है सिंगल, तो उसकी फोकस दूरी निकालने का ये फार्मूला है कि नहीं। या फिर ये फार्मूला के अलावा लेंस मेकर फार्मूला बताया गया है। अगर अपवर्तनांक और वक्रता त्रिज्या दे रखा है तो इसका यूज नहीं करेंगे, तब किसका यूज करते हैं, लेंस मेकर सूत्र का। बाकी अगर प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी दिया है तो इसका यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन दो लेंसों की फोकस दूरी दे के उनको पूछ दिया कि मिलाने पे क्या फोकस दूरी आएगी लेंस की, तब क्या होगा, उसके लिए हम लोग ये पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तब फोकस दूरी कैसे ज्ञात करेंगे। तो दो लेंसों को एक साथ, या तो दोनों उत्तल रख लो, या तो एक उत्तल एक अवतल रख लो, या दोनों अवतल रख लो, ठीक है। तो आसान पड़ेगा दोनों उत्तल लेके, ठीक है ना, दोनों उत्तल लेंस लेके प्रूफ कर देते हैं। फिर स्थिति बना के चेक कर लेंगे कि अवतल रखते तो क्या होता, ठीक है ना। पहले दोनों उत्तल रख के हम लोग प्रूफ कर लेते हैं, जो भी फार्मूला आएगा उसकी सहायता से हम संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कर लेंगे। लेकिन मन में क्वेश्चन आएगा ना कि अवतल होता तो क्या होता। तो अवतल लेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, रख के चेक कर लेंगे कि क्या होता अगर होता तो, ठीक है ना। पहले फार्मूला निकालते हैं उत्तल लेंस से, क्योंकि उत्तल लेंस से आसान पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, दो लेंसों को संयुक्त में एक साथ मिला के रखेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं केवल एक लेंस ले रहा हूँ, ठीक है ना, एक उत्तल लेंस पहले बना रहा हूँ। इसी के बगल में दूसरा भी उत्तल लेंस बनाऊंगा, ठीक है ना। दोनों का मुख्य अक्ष एक ही होगा, ठीक है ना। तो इसका जो मुख्य अक्ष है वही दूसरे वाले का भी मुख्य अक्ष होगा। ये हमारा लेंस L1 है और इसकी फोकस दूरी हम लोग मान लेंगे F1। इसकी फोकस दूरी क्या मान लेंगे, F1। दिखा सकते हो इधर F1 F2, ठीक है ना। बाकी अभी बहुत कुछ इसमें खींचना है तो कुछ दिखा नहीं रहा हूँ। जैसे मान लो इस लेंस में यहाँ पे एक वस्तु स्थित है, बिंदु वस्तु, जैसे लेंस मेकर फार्मूला प्रूफ किए थे वैसे ही करना है, ठीक है ना। बस वहाँ गोली पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र लगाते थे, थोड़ा बड़ा बड़ा फार्मूला हो जाता था। इसमें ये लगाना है तो बहुत छोटा छोटा होगा। जैसे दोनों को लगाने के बाद दो बार लगाते थे ना गोली पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र, उसके बाद क्या करते थे, दो समीकरण बनता था, दोनों को जोड़ देते थे। वही काम इसमें भी करना है। हमने एक बिंदु वस्तु लिया, ये क्या है, बिंदु वस्तु। अब यहाँ से कम दो प्रकाश की किरणें निकालेंगे और वो दोनों जहाँ जाके मिलेंगी वहीं प्रतिबिंब बनेगा अपवर्तन के बाद, ठीक है। तो एक प्रकाश की किरण हम क्या करते हैं, यहाँ से सीधे ऐसे निकाल देते हैं, सीधे पार हो जाएगी, होगी कि नहीं, और इधर अपना जाएगी जहाँ तक इसको जाना होगा। दूसरी प्रकाश की किरण हम क्या करेंगे, ऐसे निकाल देते हैं, ठीक है, ठीक है ना। दूसरी प्रकाश की किरण ऐसे गई, इसके बगल में अभी कोई लेंस नहीं है, ये क्या करेगा, इस प्रकाश की किरण को ऐसे घुमा देगा, घुमाएगा कि नहीं, और ये प्रकाश की किरण ऐसे आके कहीं ना कहीं जाके काटेगी इस लाइन को, ये ऐसे जाके यहाँ पे कट कर रही है ना, कट कर रही है कि नहीं। तो बताओ क्या वास्तव में यही प्रतिबिंब मिलेगा हमको। हमको तो दो लेंसों को एक साथ जोड़ के रखना है ना। अभी दोनों लेंस यहाँ पे दिख रहे हैं, अभी तो एक सिंगल लेंस पड़ा हुआ है, तो इसके द्वारा ये वास्तव में प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, तो हम इसके लिए I' नाम दे देते हैं इसका, ठीक है। अब हमको क्या करना है, एक दूसरा लेंस इसी के संपर्क में रखना है, दूसरा लेंस। तो दूसरा लेंस जब इसके संपर्क में ऐसे रखेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा,
ये प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद पहले तो सीधे चली जा रही थी कि नहीं, और जाके यहाँ पे कट कर रही थी इस वाली प्रकाश की किरण को, तो उसका यहाँ पे प्रतिबिंब प्राप्त हुआ था कि नहीं। लेकिन जैसे ही हम दूसरा लेंस लगाएंगे तो ये प्रकाश की किरण जब यहाँ से पार होके निकलेगी तो उसको इस लेंस से भी होकर गुजरना पड़ेगा कि नहीं। तो जब ये प्रकाश की किरण इस लेंस से होके गुजरेगी तो एक बार यहाँ भी इसका अपवर्तन होगा कि नहीं। जैसे यहाँ से एक बार मुड़ी थी तो यहाँ गई, बीच में जब एक लेंस लगाओगे तो ये भी तो इसको मोड़ेगा इधर की, क्योंकि इसकी प्रकृति अभिसारी होती है ना, बटोरता है, तो इसको क्या करेगा और हल्का सा मोड़ेगा और इसका प्रतिबिंब इधर कहीं आके बनेगा आई पर। कहाँ पे बनेगा? आई पर, ठीक है ना। और ये हमारा जो दूसरा लेंस है इसका नाम हम लोग रख लेते हैं L2 और इसकी फोकस दूरी मान लेते हैं F2, ठीक है ना। तो ऐसे लिखना पड़ेगा चित्र के बारे में। माना दो संपर्क में रखे हुए लेंस हैं जिनका L1 और L2 नाम है और दोनों की फोकस दूरी F1 F2 है। इसके बाईं तरफ, ठीक है ना, एक बिंदु वस्तु O स्थित है जिससे दो प्रकाश की किरणें निकल रही हैं, एक सीधे निकल जा रही है और एक कुछ कोण पे आपतित होती है पहले लेंस पे, जहाँ से अपवर्तन के पश्चात केवल L1 के द्वारा जो प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? आई डैश पे। फिर जैसे ही दूसरा लेंस L2 लगा रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे आ जा रहा है? आई पे। और ये जो दूसरा प्रतिबिंब बना वो पहले तो यहाँ था, लेंस लगाने के बाद यही प्रतिबिंब यहाँ आ गया। तो ये जो प्रतिबिंब बना ये इस प्रतिबिंब के लिए आभासी वस्तु का काम करेगा कि नहीं। और ये हमारा क्या है? प्रतिबिंब है, ठीक है। अब देखो, अगर हम इसकी ये वस्तु है ना, तो लेंस L1 से अगर यहाँ तक की दूरी ले तो हमको क्या लेना होगा? U1। लेंस L1 से इस बिंदु वस्तु की दूरी क्या है? U1 है कि नहीं। U भी मान सकते हो क्योंकि दूसरा U2 तो आने वाला नहीं है, ठीक है। अगर केवल U भी लेके चल रहे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं। बाकी L1 या कौन लिखा गया तो मैं सोचा हूँ U1 भी लिख दूँ, U ही लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आएगा, ठीक है। इस लेंस के द्वारा ये प्रतिबिंब प्राप्त हुआ था जब ये लेंस नहीं था, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहेंगे? प्रतिबिंब की दूरी V डैश, बोलेंगे कि नहीं। अब फिर जब ये लेंस आया तो इस लेंस के द्वारा प्रतिबिंब यहाँ बना है कि नहीं। इस लेंस से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी? V, ठीक है ना, यहाँ तक। अब हम लोग लिखेंगे लेंस L1 के लिए। कौन से लेंस के लिए? लेंस L1 के लिए 1/, लेंस L1 के लिए हमको फार्मूला ये वाला लगाना है, ठीक है ना। 1/, क्या लिखा है? जब मतलब 1/, फोकस दूरी। तो L1 के लिए फोकस दूरी कितनी है? F1 है कि नहीं। फिर बराबर लगा है तो बराबर लगाएंगे। लेंस L1 के लिए 1/, प्रतिबिंब की दूरी लिखना है, तो 1/, L1 के द्वारा जो प्रतिबिंब बना वो कहाँ बना है? V डैश पर बना है कि नहीं। बराबर माइनस, फिर क्या लगा है? माइनस 1/, वस्तु की दूरी L1 के लिए वस्तु की दूरी U है कि नहीं। समीकरण नंबर, कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या करेंगे? लिखेंगे लेंस L2 के लिए क्या हो रहा है? लेंस L2 के लिए पहले क्या लिखते हैं? 1/, फोकस दूरी। 1/, L2 के लिए फोकस दूरी F2 है कि नहीं। तो यहाँ लिख लेंगे F2 बराबर 1/, L2 के लिए प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? V है, माइनस 1/, U की जगह हमको क्या लेना है? ये वस्तु की दूरी होती है ना, और इसके लिए ये आभासी वस्तु का काम कर रहा है ना, तो उसके लिए हम लोग क्या ले लेंगे? आप कहोगे कि V डैश यहाँ से ले रहे हैं, तो ये पतले लेंस है ना, तो इनके लिए दूरी थोड़ी सी कोई मायने नहीं रखती, नगण्य मान लिया जाता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे V डैश ही लेंगे, समीकरण नंबर 2, ठीक है। वैसे तुम चाहो तो यहाँ से भी V डैश दिखा सकते थे, बाकी यहाँ से लो या यहाँ से लो, दोनों पतले लेंस है, संपर्क में ही रखे हुए हैं, तो ज़्यादा दूरी का अंतर नहीं आएगा। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ लो। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2,
तो समीकरण 1 में 1 क्या है, F1, और समीकरण 2 में क्या है, 1/F2। अब राइट वाले को जोड़ेंगे, 1/V माइनस 1/U प्लस, अब दूसरे में तो ये माइनस में और ये प्लस में कट जाएगा। ये चीज़ मैं इधर लिख लेता हूँ, ठीक है, 1/V माइनस 1/, पक्षांतर नहीं कर रहा हूँ, बस इधर का इधर लिख रहा हूँ, इधर का उधर लिख दूंगा, ठीक है ना। पक्षांतर करोगे तब भी माइनस प्लस होगा, फिर माइनस कॉमन लेके काटोगे वही चीज़ आएगी, ठीक है। तो बस ये वाला आगे लिख लिया और ये वाला पीछे, 1/F1 प्लस 1/F2, ठीक है ना। किसी को यहाँ पे दिक्कत नहीं लग रही है कि चिन्हवा नहीं बदले हैं। जैसे x बराबर y लिखा है तो इसको y बराबर x लिख सकते हो ना, तो वही चीज़ है, पीछे वाला आगे कर लिया और आगे वाला पीछे कर दिया। ये आ गया समीकरण 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम ऐसे सोचेंगे कि ये जो दोनों लेंस संयुक्त में रखे गए हैं, इन दोनों लेंसों के तुल्य एक ऐसा लेंस लेके आए जिसकी फोकस दूरी इन दोनों की फोकस दूरी के क्या हो, बराबर हो। जो काम ये दोनों मिल के कर रहे हैं वो अकेला कर दे, ठीक है ना। तो ऐसा करना है, हम कहेंगे कि यदि इन दोनों लेंसों के स्थान पे एक ऐसा लेंस रख दिया जाए जो इन दोनों लेंसों के क्या हो, तुल्य हो, जिसकी फोकस दूरी F और जो U दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब डायरेक्ट I पे बना दे, ठीक है ना, V दूरी पर बना दे। तो वही लिखेंगे, यदि दोनों लेंसों L1 और L2 के स्थान पर दोनों लेंसों L1 और L2 के स्थान पर उनके तुल्य एक ऐसा लेंस रख दिया जाए जो जिसकी फोकस दूरी, पहले फोकस दूरी दिखा देते हैं, जिसकी फोकस दूरी F तथा U दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब V दूरी पर प्राप्त हो, ठीक है ना। सही लिखा हूँ सेंटेंस, जिसकी फोकस दूरी F तथा जिसके द्वारा लिख लो तब ज़्यादा अच्छा लगेगा, तथा जिसके द्वारा U दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब V दूरी पर प्राप्त हो, ठीक है ना। बोलो कोई दिक्कत। तो अब हम क्या कहेंगे, तब इसकी फोकस दूरी F, फोकस दूरी क्या माने हो, F बराबर 1/, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, -1/, समीकरण नंबर, अब 3 और 4 में देखो, ये पूरे की जगह 1/F रख सकते हैं ना। तो समीकरण 3 और 4 से समीकरण 3 और 4 से 1/V माइनस 1/U की जगह हम लोग क्या रख देंगे, 1/F बराबर ये वाला उतार लेते हैं प्लस 1/, ठीक है ना। तब ध्यान रखना कि अगर दो लेंसों को जोड़ा जा रहा है तो सीधे सीधे उसकी फोकस दूरी नहीं जुड़ेगी, उल्टा करके जुड़ेगी, ठीक है ना। 3 लेंस होते हैं तो प्लस 1/F3 आता, ठीक है ना। तो 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2 है। तो ऐसा मत सोचना कि अगर दोनों, इसकी फोकस दूरी मान लो 10 सेंटीमीटर है और इसकी 5 सेंटीमीटर है तो दोनों मिला के 15 सेंटीमीटर हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। जोड़ के देख लेना, कभी नहीं आएगा, ठीक है ना। यहाँ 10 रखोगे और यहाँ 5 रखोगे तो उल्टा करोगे, तिरिया गुरिया गुणा करोगे तो कुछ और आएगा, 15 नहीं आएगा, ठीक है ना। जो आएगा उसका फिर उल्टा करोगे तब ना फोकस दूरी आएगी, तो कुछ अलग ही आएगा, 15 नहीं आएगा,
ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि दो लेंस है, दोनों की फोकस दूरी अलग अलग दिया है तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी पूछा है तो डायरेक्ट जोड़ दें, गलत हो जाएगा, इस फार्मूले पर रख के जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ तक नोट कर लो, फिर आगे पढ़ाते हैं। आगे का मैथ की टाइम हो गई होगी, नोट करो, 10 मिनट बाकी है, 10 मिनट में नोट कर लो, नोट करो हो जाएगा।